तो बच्चों हमने रिजिड बॉडी, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी ये पढ़ा है। रिजिड बॉडी क्या होगी? व्हेन वी अप्लाई अ डिफॉर्मिंग फोर्स या व्हेन वी अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ बॉडी एंड बॉडी डज नॉट चेंज इट्स शेप एंड साइज, उसकी शेप साइज चेंज नहीं होती, देन द फोर्स इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स बोलेंगे, एक्सटर्नल फोर्स बोलेंगे, एंड द बॉडी इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। इलास्टिसिटी क्या होती है? व्हेन वी अप्लाई द डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स इज दैट फोर्स विच चेंजेस द शेप एंड साइज, जो चेंज कर दे डिफॉर्मिंग, अदरवाइज उसको डिफॉर्मिंग नहीं बोला जाएगा। तो इलास्टिसिटी क्या होगा? व्हेन वी अप्लाई अ डिफॉर्मिंग फोर्स ऑन अ बॉडी एंड बॉडी regains its original shape size on removing that force, then the body is called elastic and the nature of the body is called elasticity. Plasticity के केस में when we apply a deforming force on the body and body does not regain its original shape size, then the body is called plastic and the nature of the body is called plasticity. Example, clay, wax, putty, ये सारे होते हैं। तो मन में आ रहा होगा कि इनिशियल स्टेट में आ जाती है या नहीं आती, तो रियल में ऐसा होता है कि कंप्लीटली कोई बॉडी इलास्टिक नहीं होती यूनिवर्स में और कोई भी प्लास्टिक नहीं होती। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होता, फिर मैंने एक मन में और चीज मैं क्लियर करता हूं कि फॉस्फर, ब्रोंज और क्वार्ट्ज मैंने लिखा हुआ है, फिर ये क्यों लिखा एग्जांपल, इन्हें अप्रोक्सी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन रियल में 100% ये भी पूरी तरह से इलास्टिक नहीं होती। कोई भी बॉडी यूनिवर्स में कंप्लीटली 100% इलास्टिक नहीं होती। उसका रीजन कि आप रबर को यूज करते हो ज्यादा। भाई हम ज्यादातर किसको यूज करते हैं? रबर को। आपने देखा होगा जो बच्चे साइकिल चलाते हैं तो साइकिल की सीट के नीचे कुछ स्प्रिंग लगी होती है, वो भी हम किस लिए यूज करते हैं? इलास्टिसिटी के लिए, ताकि जब हम प्रेस करें सीट को तो नीचे की तरफ प्रेस हो जाए लेकिन वापस इनिशियल स्टेट में आ जाती है। लेकिन कुछ दिन के बाद देखा होगा वो स्प्रिंग टूट जाती हैं या उतनी फ्लेक्सिबिलिटी उनमें नहीं रहती। साइकिल के कैरियर को देखा होगा, कैरियर को जब हम लगाते हैं, उसके लॉक से लगाते हैं, तो साइकिल स्टैंड पर जब साइकिल को उसके स्टैंड पर लगाते हैं तो उसमें एक स्प्रिंग होती है जो उसको टाइटली पकड़ के रखती है, वो स्टैंड को निकलने नहीं देती। उसमें हम लगा देते हैं, उन लॉक रहता है। तो इलास्टिसिटी के बारे में डिस्कस कर चुके। फेजर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं, बॉडी अपनी इनिशियल स्टेट को रिगेन करती है, रिगेन कहते हैं उसी में आ जाना। तो इलास्टिक बॉडी होती है और उनकी नेचर इलास्टिसिटी। प्लास्टिक के केस में बॉडी इनिशियल स्टेट में नहीं आ पाती, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने के बाद जब उसको रिमूव करते हैं वापस से, पहले क्या करते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं। देखो ये है ना, ये भी देख रहे हो आप, ये देखो ये हमारे पास, और इसको मैंने पीछे की तरफ स्ट्रेच किया, ये देखो फिर से ये इस तरह से, और ये मैंने इसको स्ट्रेच किया नीचे की तरफ और ये वापस इनिशियल स्टेट में आती है। फिर से देखो ये आगे से है ना, मींस बार बार खींचते हैं और इनिशियल स्टेट में आती है, या पीछे से करते हैं वापस आती है। तो ये किस नेचर की वजह से आती है? इलास्टिक की वजह से। लेकिन अगर ये प्लास्टिक होती तो हम इसको जब स्ट्रेच करते तो ये इनिशियल स्टेट में नहीं आती। अब क्वेश्चन आता है कि इलास्टिक पढ़ लिया, प्लास्टिक पढ़ लिया, उसके एग्जाम्पल भी देख लिए, क्या हर कोई बॉडी इलास्टिक? अगर बात करें रबर की, घर में हम काफी सारी चीजें यूज करते हैं जो रबर की बनी होती है, तो कुछ दिन के बाद देखते हैं रबर लूज हो जाती है, मींस वो अपनी नेचर लॉस कर देती है। अगर हर कोई बॉडी इलास्टिक है, अपनी इनिशियल स्टेट में आती है, तो फिर वो लूज क्यों पड़ती है? इसका मतलब ये 100% इलास्टिक नहीं है, 100% इनिशियल स्टेट में नहीं आती, कुछ ना कुछ 0.00 समथिंग %
वो अपनी अपनी इनिशियल स्टेट में नहीं आ पाती, जिसकी वजह से लगातार ये लॉस होते 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 और एक दिन वो क्या हो जाती है, प्लास्टिक बन जाती है। उसके बाद उसको इनिशियल स्टेज से इधर उधर करें, वो वापस उस स्टेज में नहीं आ पाती, लॉस करते रहती है। घर में देखा भी होगा, कई सारे कपड़े हम पहनते हैं, रबर बैंड यूज करते हैं, तो वो कुछ दिन के बाद लूज हो जाती है। उसका रीजन यही है कि उसमें 100% इलास्टिक नेचर नहीं है। लेकिन फिर भी फोस्फर, ब्रोंज, क्वार्ट्ज को हम यूज कंसीडर कर सकते हैं, इनको यूज करते हैं एज अ इलास्टिक बॉडी, है ना। इनको कंसीडर कर सकते हैं कि 100% तो नहीं, लेकिन हाँ इनमें नेचर मोस्टली होती है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना स्ट्रेस। आखिर बॉडी अपनी इनिशियल स्टेट में आती क्यों है? आपने जवाब दिया इलास्टिसिटी की वजह से, लेकिन इलास्टिसिटी भी तो किसी वजह से होगी। तो देखें क्या है। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, स्ट्रेस। सबने पढ़ा होगा, सुना होगा एक बार, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। स्ट्रेस लेना तो चाहिए, ज्यादा नहीं लेना चाहिए। ज्यादा लेने से हमें नुकसान होता है। इसी तरह से हर बॉडी की के अंदर जो नेचर है इलास्टिसिटी की, ये भी क्या लेती है, स्ट्रेस लेती है। इसके अंदर स्ट्रेस पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से ये वापस इनिशियल स्टेट में आती है। लेकिन इसकी एक लिमिट है। आप कहो मैं अभी इसको ऐसे 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 करते जा रहा हूं और छोड़ते ही देखो इनिशियल स्टेट में, लेकिन अगर मैं इसको करते जाऊंगा बार 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 बार, तो क्या होगा, ये जो पेपर है खराब हो जाएगा। उसके बाद इसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी। ये फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से तो है, मींस इलास्टिसिटी की वजह से। और ये इलास्टिक किसकी वजह से है, ये स्ट्रेस लेती है। अब स्ट्रेस को समझेंगे, आखिर ये स्ट्रेस होता क्या है। हमने कहा बॉडी स्ट्रेस लेती है। मेरी ये फिंगर है ना, अभी ये मेरा हाथ, मैंने फिंगर को ऐसे किया, ये बार बार इनिशियल स्टेट में आती है, लेकिन एक लिमिट तक। अगर मैं इस फिंगर को पकड़ के और नीचे 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 आगे दर्द होने लगेगा, क्योंकि ये इंडिकेट करती है माइंड को कि अब मेरी लिमिट से बाहर बात है। मैं स्ट्रेस ले सकती हूं, लेकिन एक लिमिट है मेरी फिक्स। अगर इसके बाद आप जाओगे, अब यहां पे आके इसने सिग्नल देना शुरू किया मेरे माइंड को, है ना, और मुझे क्या फील हो रहा है, अब आगे पेन फील हो रहा है आगे जाने के लिए। इसका मतलब यहां तो हम खुद इंडिकेट करते हैं, लेकिन किसी बॉडी के लिए इलास्टिक लिमिट क्या है, तो उसके लिए भी डिस्कस करेंगे। एक लिमिट है, ग्राफ वगैरह डिस्कस करेंगे, कहां तक उसकी लिमिट होगी, कहां तक वो अपनी इनिशियल स्टेट में आती है, कहां के बाद इनिशियल स्टेट में नहीं आती। तो जब नहीं आती उसकी क्या क्या कंडीशन है, उसको पूरा एक ग्राफिकल वे में कंसीडर करेंगे। तो फिलहाल समझते हैं स्ट्रेस क्या होती है। किसी भी बॉडी पर मान के चलते हैं हमारे पास ये एक वायर है, आयरन की हो सकती है, रबर की हो सकती है, और हमने क्या किया, इसको स्ट्रेच किया, है ना, नीचे की तरफ एक फोर्स अप्लाई करेंगे। तो फोर्स अप्लाई करते ही क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ में कुछ एक्सटेंशन आता है, लंबाई कुछ बढ़ जाती है। सपोज कितना लेंथ बढ़ती है, डेल्टा एल। पहले कितनी थी, सपोज ये एल लेंथ है और यहां पर फिक्स्ड सरफेस से अटैच है। कैसे भी करके हमने इस वायर के वन एंड को अच्छे से पकड़ा हुआ है और दूसरे एंड को पकड़ के खींचते हैं। मेथड अलग अलग हो सकते हैं खींचने का, पुल करने का, इसको स्ट्रेच करने का। क्या हो सकता है कि हम सपोज यहाँ पे कोई वेट ले लें, वेट से मतलब यहाँ पे फोर्स फिर कौन एग्जर्ट करेगा। अगर हमने यहाँ पे इसको एक रस्सी से अलग से अटैच कर दिया वेट से, और उस वेट पर कौन फोर्स एग्जर्ट करता है, अर्थ। और वो भी क्या होता है, एक फोर्स ही होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर अर्थ है तो ग्रेविटी इसके ऊपर वर्क करती है, और ये mg फोर्स यहाँ पे अप्लाई होती है। तो ये कंसिडर किया जाता है, ये
देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है कि किसी भी वायर में पर यूनिट लेंथ में जो इंटरनल फोर्स प्रोड्यूस होती है दैट इज स्ट्रेस। फिर से भाई हम स्ट्रेस कैसे ले सकते हैं? मान के चलो मैं बोलूं बच्चों कल आपका पेपर है फिजिक्स का, कई सारे बच्चे स्ट्रेस लेना शुरू कर देंगे। क्यों सर? अचानक से कल सरप्राइज टेस्ट है बेटा, ले सकते हैं, जितना पढ़ाया उतना कल लेना है। तो एक स्ट्रेस, ये अलग तरह का स्ट्रेस है। लेकिन यहाँ फिजिकली स्ट्रेस इसको देखेंगे, और वो क्या है कि किसी बॉडी की शेप साइज में चेंज करना है। पहली बात ये समझ लो, शेप साइज में चेंज करोगे तो क्या होगा, वो क्या करती है, फिर आप शेप साइज में चेंज करने के लिए क्या करते हो? एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो। इस एक्सटर्नल फोर्स को कौन सी फोर्स बोलते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स। फिर से समझो, मैंने इस बॉडी के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की। एक्सटर्नल का मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स, जिसने इसकी शेप साइज को चेंज किया। छोड़ देता हूं, इनिशियल स्टेट में आती है, बार बार देख रहे होगे इस एग्जांपल को। मैंने फोर्स अप्लाई करता हूं, देखो यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया, वापस इनिशियल स्टेट में आती है। इसका मतलब क्या है? ये डिफॉर्मिंग फोर्स है। अब इस डिफॉर्मिंग फोर्स को लेकिन रिमूव करता हूं, रिलीज करता हूं, तो वापस बॉडी इनिशियल स्टेट में आ जाती है। ऐसे ये आ रही है बार बार। क्यों आती है? क्योंकि इसके अंदर इलास्टिसिटी है। बच्चे बोले बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इलास्टिसिटी है किसकी वजह से? तो होता क्या है, जब हम इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का मतलब मेरा हाथ, यही तो सोर्स है एक्सटर्नल का, उसने फोर्स अप्लाई की, तो ये बॉडी भी साथ साथ एक अपोजिट फोर्स अप्लाई करती है, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल फोर्स। इसके अंदर की फोर्स जो अपोज करती है एक्सटर्नल को। जैसे फ्रिक्शन था किसी बॉडी, वो अलग चीज है, वहां हमारी मोशन की कंडीशन में थी, लेकिन था कहां पे? सरफेस के बीच में, दोनों बॉडी के सरफेस के बीच में, जिसपे वो स्किड करती है, चलती है, मूव करती है, यहां उनके बीच था। लेकिन यहां इसके अंदर लगती है, और अंदर लगने का रीजन तुमने पढ़ा है, कोई भी बॉडी किससे मिलके बनती है? केमिस्ट्री का थोड़ा सा टॉपिक है, समझ में आ जाएंगे भी चीजें। किससे मिलके बनती है? एटम से। और वो एटम मॉलिक्यूल से। और वो किससे कनेक्ट होते हैं? आपस में बॉन्डिंग होती है उनकी, केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो। बॉन्डिंग का मतलब एक रस्सी टाइप में, ये पार्टिकल ये सब के सब, उनकी अलग अलग स्ट्रक्चर होती है, शेप होती है, हेड्रल, लीनियर, टेट्राहेड्रल, है ना। मीन्स वो सारी बातें अलग हैं, वो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना बच्चों ये टॉपिक? यस सर। चलिए, तो जब हम चेंज करते हैं तो क्या होता है, उन सब रस्सी में, उन सब बॉन्डिंग जो है उनकी, उन सब बॉन्डिंग में टेंशन पैदा होती है। टेंशन से मतलब रस्सी को खींचते हैं, टेंशन आती है ना उसके पार्टिकल के बीच, वही चीज यहाँ पे है। जैसे वहां पे रस्सी का ओवरऑल बोलते हैं टेंशन, ऐसे ही यहाँ पे भी एक फोर्स प्रोड्यूस होती है। जैसे हम खींचना शुरू करते हैं तो ये बढ़ते जाती है, बढ़ते जाएगी। बॉन्डिंग क्या होती है? वो बॉन्ड अपना पूरी मजबूती से और तेजी से पकड़ते हैं, और तेजी से, लेकिन उनकी एक लिमिट है। आप तेजी से खींचते चले जाओगे, बॉन्ड टूट जाएंगे। बॉन्ड टूट गया तो बॉडी भी टूट जाएगी। मान लो मैं इसी को क्या करता हूं भाई, मैंने यहाँ पे एक दिन ज्यादा कर दिया तो ये यहाँ से ब्रेक हो गया। अगर मैं इसी को यहाँ से बार बार देखो ऐसे करूंगा, इनिशियल स्टेट में आती है, ऐसे आ रही है ना। लेकिन अगर मैं क्या करता चले जाऊंगा, खींचना शुरू कर दूंगा, तो ये यहां से क्रैक होना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में फिर बॉन्ड टूट जाते हैं। तो ये जो फोर्स एक्सर्ट होती है बॉन्डिंग में, वो क्या होगी कि अगर बॉडी हमारी एरिया की फॉर्म में है तो पर यूनिट एरिया के ऊपर जो फोर्स लगेगी, लेकिन एक वायर में हम क्रॉस सेक्शन एरिया को नेग्लेक्ट कर लेते हैं, तो बोला किस में जाएगा? लेंथ के वे में। लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया तो है ना बच्चों, ये वाला देखो, ये कितना लेंथ बढ़ती है? डेल्टा एल। अब इसका जो एरिया है वो कैसे निकालोगे? एरिया को निकालने के लिए आप क्या करोगे? एरिया इक्वल टू फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। भाई चौक है, इसका भी तो एक एरिया है, क्रॉस सेक्शन। आप कैरेट, रेडिश, गाजर, मूली जब काटते हो तो छोटे छोटे स्लाइड काटते हो ना उसके, है ना, छोटे छोटे से स्लाइड होते हैं। मान के चलो ये पूरी की पूरी है,
अब यहां से आपने कट किया तो ये क्या आ जाएगी, सामने से देखोगे तो इस तरह से दिखाई देगा, चांदे बोलते हैं जिसको, है ना, इस तरह से। तो इस पोर्शन पे जो फोर्स एग्जर्ट होता है, इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल नहीं, एक्सटर्नल तो हमने लगाया था उसकी शेप साइज को चेंज करने के लिए, जिसे डिफॉर्मिंग बोल रहे हैं। इंटरनल फोर्स जो बॉडी खुद से पैदा होती है, उसके अंदर खुद से पैदा करती है पर यूनिट एरिया के ऊपर, दैट इज स्ट्रेस। तो स्ट्रेस के लिए क्या फॉर्मूला होगा, the force exerted on a surface, on a per unit surface of a body is called stress, और इसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, इस तरह से। तो पर यूनिट एरिया के ऊपर लगता है। अब ये कई तरह से हो सकता है, एरिया के ऊपर लगे, वॉल्यूम में के वे में लगे, किस तरह से लगे ये हमें बात करनी है। तो चलिए इसके टाइप्स को डिस्कस करते हैं। तो क्या होगा, द फोर्स एक्सर्टेड या फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी ऑन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। और इस कितने तरह का होगा वो डिस्कस करेंगे अभी। देखो कितने तरह का हो सकता है। नंबर 1, टेंसाइल स्ट्रेस। तो किसी भी तरह से हमें बस क्या करना है, बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करनी है, और वो फोर्स उसके कहां पे प्रोड्यूस होती है, पर यूनिट एरिया के ऊपर। फोर्स का फॉर्मूला बस ये, स्ट्रेस का ये समझ लो F/A रहना है। अब कितनी तरह से आप लगा सकते हो देखिए जरा। तो सबसे पहला नंबर 1 टेंसाइल, नंबर 1 है टेंसाइल स्ट्रेस। अच्छा इसकी यूनिट क्या होगी, फोर्स अपॉन एरिया। यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा एक फॉर्मूला और इसके जैसा तुमने पढ़ा है, क्या था, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो वहां भी यूनिट क्या होती थी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और एक यूनिट और भी थी प्रेशर के वे में, पास्कल, पीए से रिप्रेजेंट करते थे, तो पास्कल भी होगी। तो स्ट्रेस की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल बोलोगे। तो नंबर 1 टेंसाइल। अब टेंसाइल में क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेस, हाँ जी चलिए। तो टेंसाइल स्ट्रेस इसको क्या बोलोगे, जब हम किसी बॉडी के ऊपर लॉन्गिट्यूडनल वे में फोर्स एक्सर्ट करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल मतलब उसकी लेंथ के अलोंग। जैसे हमारे पास ये कोई वायर, और यहां पर हमने फोर्स एक्सर्ट किया, अभी जैसे मैं बता रहा था mg, अगर वेट को इसके ऊपर सस्पेंड करेंगे, लटकाते ही हैं, तो वेट किसकी वजह से है, ये अर्थ की वजह से, और इसकी वजह से सपोज इसमें एक्सटेंशन हो जाता है, कितना, डेल्टा एल। तो कितनी फोर्स एक्सर्ट होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया सपोज ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर। अब रेडियस, क्योंकि वायर की रेडियस तो हम अंदर घुस नहीं सकते वायर के अंदर, है ना, इंटरनल रीडिंग है, मेजरमेंट है, तो क्या करते हैं, डायमीटर मेजर करते हैं स्क्रू मीटर से, या आप लैब में सीखोगे, 1 ईयर कैलिपर से आपने यूज सीखा है, स्क्रू गेज से भी सीखोगे। तो रेडियस की जगह आप क्या लिख सकते हो, क्योंकि आउटर डायमीटर को आप मेजर कर सकते हैं बाहर से, तो d/2, और जब स्क्वायर होगा तो d²/4। तो पाई d²/4 की फॉर्मूला यूज करेंगे। तो टेंसाइल स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला आता है F इक्वल टेंसाइल स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स के लिए फॉर्मूला mg, एरिया के लिए पाई d², है ना,
4 ऊपर चले। इस तरह से इसको यूज याद रखते हैं। तो ये क्या बोलोगे, द फोर्स प्रोड्यूस्ड, इंटरनल फोर्स बोला जाएगा, है ना, द इंटरनल फोर्स प्रोड्यूस ऑन पर यूनिट एरिया ऑफ अ वायर इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कंप्रेशनल स्ट्रेस। मैंने बोला कि है सबके सब स्ट्रेस, लेकिन मेथड है, देख उसका मेथड ये कि लगता किस तरह से है, प्रोड्यूस किस तरह से होता है। अगर वायर को स्ट्रेच करेंगे तो उसके अंदर जो स्ट्रेस पैदा होती है दैट इज टेंसाइल। अगर कोई रोड है मान के चले हमारे पास, यहां वायर को स्ट्रेच किया, किसी रोड को स्ट्रेच किया, इसका उल्टा भी तो हो सकता है। अगर उसी रोड को कंप्रेस किया जाए, अंदर की तरफ दबाया जाए, ऐसे, है ना, अगर अंदर की तरफ दबाया जाएगा तो भी, देखो अभी मैं डस्टर को दबाता हूं, पहले मैंने ये क्या किया था, डस्टर को स्ट्रेच किया, उसकी लेंथ के अलोंग बाहर की तरफ। इस बार क्या किया, इंटरनल वे में इस तरह से दबाते हैं। जैसे मेरे पास ये चोक है और इस चोक को, एक मेथड तो ये हो सकता है बाहर की तरफ खींचें, टूट जाएगी एक लिमिट के बाद, जब तक ना टूटे स्ट्रेस पैदा है इसके अंदर, बचा रही है अपने आप को अपोजिंग फोर्स लगा के। लेकिन अगर क्या करें, इसे कंप्रेस करें, ऐसे दबाएं अंदर की तरफ, ये भी तो हो सकता है। तो उस कंडीशन में जो इसमें पैदा होगी उसे क्या बोला जाएगा, कंप्रेशनल। फॉर्मूला उसके लिए भी यही रहेगा, कंप्रेशनल स्ट्रेस। फॉर्मूला इसके लिए भी यही रहेगा, फोर्स अपॉन एरिया, क्योंकि लेंथ को दबा दें। तीसरा आता है हमारा हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस क्या होगा, मान के चलें कोई बीकर ले या कुछ भी कंटेनर ले, और हम क्या करते हैं, इसके अंदर हमने पानी को फिल किया, पानी फिल करने के बाद हमने बैलून लेते हैं, बैलून को इसके अंदर रखते हैं, या किसी दूसरी बॉडी को लेते हैं, तो होता क्या है, ये जो लिक्विड है ये इसकी चारों तरफ से दीवारों पर एक फोर्स एग्जर्ट करता है, इसके एरिया पर। अगर ये स्फेरिकल है तो एरिया क्या हो जाएगा, 4πr², है ना। अगर ये इस तरह से है तो ये वाला एरिया आ जाएगा, ऊपर से नीचे से ये वाली चीजें। मीन्स ये कि इस बार जो स्ट्रेस पैदा होता है वो किसकी वजह से होता है, किसी लिक्विड की वजह से। हाइड्रोस्टैटिक का मतलब क्या है, लिक्विड की वजह से। जो लिक्विड उसको चारों तरफ से प्रेस करेगा या बाहर की तरफ खींचेगा, किसी भी तरह से हो सकता है। बाहर की तरफ से मतलब क्या हो सकता है, जैसे लिक्विड यहां है, उस कंडीशन में फोर्स इस पे लग रही है, इसकी दीवारों पर बाहर की तरफ, तो तब ये इसका साइज बढ़ाने की कोशिश करता है। जैसे आप बैलून के अंदर पानी भरते हैं, उसे ऊपर उठाओगे, या बैलून के अंदर पानी भरते जा रहे हो, उसकी रबर की दीवारें जो हैं पहले कंप्रेस थी, अब ओपन होते जाएंगी। तो किस वजह से, क्यों रुकी हुई हैं दीवारें, टूट क्यों नहीं रही, क्योंकि उसमें एक स्ट्रेस पैदा हो रही है जो बाहर की तरफ फोर्स लगाए हुए। जैसे ही वो फोर्स लगाना बंद कर देगा, एक लिमिट के बाद उसकी जो लिमिट है वो खत्म हो जाएगी, कैपेसिटी खत्म हो जाएगी और इंटरनल फोर्स लगाने की, तो क्या होता है, तुमने देखा होगा बैलून फट जाता है, बस्ट हो जाता है। तो वो चीजें हैं। तो इसको कौन सा बोलेंगे, होली वगैरह पे देखा होगा ना, होली पे छोटे छोटे बैलून के अंदर पानी भरते हैं और उसको आप रास्ते में जाते हो और काम होता है। समझ गए होंगे जो मैं इशारा कर रहा हूं। तो होता क्या है, वहां पे जब तक उसमें पानी था, क्वांटिटी कम, आराम से रखा हुआ है, वो सहन कर रहा है। लेकिन जैसे ही आपने एक तो पानी भर दिया, पहले वो स्ट्रेस को सहन कर रहा था बैलून की दीवारें, और दूसरा उसको जब कंप्रेस किया, दबाया, तो क्या हुआ, अब वो सहन नहीं कर पाया और वो क्या होती है, उसकी दीवारें बस्ट हो जाती हैं। चीजें ठीक है बेटा। फोर्थ नंबर पे आता है हमारा कंप्रेस, थर्ड हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। नंबर फोर्थ थोड़ा जल्दी करेंगे, लास्ट बचता है हमारा टेंजेंशियल स्ट्रेस। अब ये टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होता है, टेंजेंशियल स्ट्रेस तुमने देखा होगा कि अगर कोई रबर का वॉल्यूमेट्रिक पोर्शन है, मींस किसी वॉल्यूम को रखता है, जैसे हमारे पास सपोज कोई बुक है या ये डस्टर है,
देखो जरा, और मेरे पास ये डस्टर, इस बार मैंने फोर्स ना तो ऐसे एग्जर्ट करूंगा ऊपर से नीचे नहीं, दीवारों पर ऐसे नहीं, बल्कि क्या करें, नीचे वाले सरफेस को तो फिक्स कर देते हैं, नीचे वाला जो सरफेस है उसको तो फिक्स कर देते हैं, ऊपर वाले सरफेस के ऊपर मैं टेंजेंट करते हुए, टच करते हुए और एक मोशन वे में फोर्स एग्जर्ट करता हूं ऐसे। तो देखो इसकी दीवारें किस तरह से चेंज हो जाती हैं वो देखना। ये हमारे पास बॉडी, अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर, इस ब्लॉक के ऊपर टेंजेंट वे में फोर्स लगाता हूं, तो ये पोर्शन तो इसका यहीं रहेगा, ये इस तरह से, ये इस तरह, और ये वाला थोड़ा आगे खिसक जाता है। समझ आया? इस तरह से फिर से देखो, जब हम इसको आगे की तरफ, देखो ये वाली दीवार इसकी, ये वाला पोर्शन सरफेस फिक्स है, लेकिन जैसे ही फोर्स लगाएंगे ये वाला पोर्शन थोड़ा इस तरह से आगे की तरफ पहुंच जाता है। कुछ बुक है, मोती नहीं है? मोती, हाँ अच्छा ठीक है ठीक। तो देखो जैसे ये वाली चीज, ये बुक है हमारे पास, दीवारों को ध्यान से देखना, अभी मैं इसके ऊपर फोर्स लगाता हूं तो देखो इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी चेंज होती है, यहां से देखना ये वाला पोर्शन, ये यहां से, अभी बिल्कुल आपको फ्लैट दिखाई दे रहा होगा ये, है ना, और जैसे ही मैंने क्या किया, फोर्स लगाता हूं तो ये थोड़ा सा चेंज होता है ना, देखो ये वाला पेपर थोड़ा आगे जा रहा है, फिर से देखो, ये वाली चीज को देखना ध्यान से, अभी ये वर्टिकल दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही फोर्स लगाएंगे ये नीचे वाला सरफेस एज इट इज है, लेकिन ऊपर वाले में थोड़ा सा चेंज है, ये थोड़ा उसकी तरह, जैसे मैंने वहां पे ऊपर बॉडी को दिखा रहा हूं, है ना, इस तरह से। फिर से देखें, ये अभी वर्टिकल है पूरी तरह से, और मैंने टेंजेंट वे में फोर्स एक्सर्ट किया, और ये ऐसे, ये देखो थोड़ा सा, है ना, इसके कॉर्नर देखना यहाँ पे, ये वाला जो कॉर्नर है ये थोड़ा टेढ़ा हो गया होगा, है ना, तो इस तरह से इसको हम कौन सा बोलते हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेस, क्योंकि हम छोड़ते हैं, ये इस कंडीशन में आ गए लेके इसको बॉडी को, लेकिन छोड़ देते हैं तो ये वापस इनिशियल स्टेट में आता है, तो ये किसकी वजह से आ रहा है, टेंजेंशियल स्ट्रेस की वजह से। तो इस तरह से हमारे अलग अलग चेंजेस होते हैं, वापस डिफॉर्मिंग फोर्स को रिलीज करते हैं, इनिशियल स्टेट में आते हैं, इन सबको क्या बोला है, क्या बोलेंगे, स्ट्रेस। अब इसी चेंजेस के रेस्पेक्ट में इनिशियल पोजीशन क्या थी, कितना चेंज होता है, उन दोनों के रेशो को बोला जाता है स्ट्रेन, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं पे बंद करते हैं बच्चों, ठीक है।